पहले मैं वेव फ्रंट समझा दे रहा हूँ, सुन लो यार एक बार वापस से। वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है। सोर्स ऑफ लाइट अपने आप में से क्या एमिट करेगा, लाइट एमिट करेगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये लाइट इस डायरेक्शन में भी जा रही है, ये लाइट इस डायरेक्शन में भी जा रही है, ये लाइट इस डायरेक्शन में भी जा रही है, ये लाइट इस डायरेक्शन में भी जा रही है। जितनी डायरेक्शन पॉसिबल है लाइट उस डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्टोन है, स्टोन को मैंने पानी के अंदर ऐसे फॉल कराया, ऐसे ऐसे फॉल कराया, तो पानी के अंदर क्या बनने लग जाएगी, बोलो भाई, बोलो बोलो, ये क्या बन रही है पानी के अंदर, रिपल्स। रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं। पर अभी एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, मैं ये रिपल्स को ना अपनी आइस के पैरेलल लेके जाता हूँ, यहां से देखता हूँ इन रिपल्स को, यहां से देख रहा हूं मैं। तो मैंने देखा कि ये वेव्स ऐसे आ रही थी मेरे पास, मैंने अपने आइस को यहाँ सेट कर लिया, यहाँ पे, तो देखा यहाँ पे वेव ऐसे ऐसे आ रही थी मेरी आंख के आसपास। अगर मैंने अपनी आइस को यहाँ पे सेट कर लिया, मतलब यहाँ पे सेट कर लिया, यहाँ पे सेट कर लिया, तो देखा ये वेव यहाँ आ रही है ऐसे। जिस डायरेक्शन में मैं अपनी आंख को सेट करता हूँ, अपनी आइस को सेट करता हूँ, ये वेव हर उस डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे पानी में वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं, वैसे ही अगर एक सोर्स ऑफ लाइट को आप एयर में रखोगे, एयर में रखोगे, तो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इस डायरेक्शन में, 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 जितने डायरेक्शन पॉसिबल है हर एक डायरेक्शन। अगर मैंने आपके सामने एक बल्ब रखा, ऐसा एक बल्ब रख दिया, तो और इस बल्ब को आपको एयर में रखना है, इस बल्ब को आपको एयर में रखना है, तो थोड़ा इमेजिन करके देखो, ये जो अपने आसपास लाइट बनाती है स्फेरिकल फॉर्म में बनाती है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, ये अपने आसपास जो लाइट बनाती है कैसे बनाती है, स्फेरिकल फॉर्म में। सिमिलरली ये बल्ब की जगह पे एक छोटा सा पॉइंट सोर्स लिया खाली मैंने, और ये पॉइंट सोर्स अपने आसपास क्या बनाएगा, पॉइंट सोर्स अपने आसपास या अपने आप में से क्या एमिट करता है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स अपने अंदर से क्या एमिट करता है, लाइट वेव्स को एमिट करता है। किसको एमिट करता है, लाइट वेव्स को एमिट करता है, ये याद रखोगे आप लोग। अभी लाइट वेव्स को एमिट किया, ठीक है, मैं इमेजिनरीली, इमेजिनरीली यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, मैंने इमेजिनरीली एक सर्कल बनाया। अब थोड़ा सोचने की कोशिश करो और समझो थोड़ा। वेव फ्रंट के डेफिनेशन में दो चीज होती है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर मैं तुम लोग सामने ये लाइन बनाऊं, ठीक है, शुरुआत होती है यहाँ पे लोकस से। लोकस क्या होता है, लास्ट टाइम किसी को याद है मैंने बताया था लोकस क्या होता है, कोई है ऐसा जो बता पाएगा लोकस क्या है, व्हाट इज लोकस, सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स। तो क्या ये लाइन, क्या ये लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनाए, और सब पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक लाइन मिलती है। इसका मतलब एक लाइन क्या है, लोकस है, लाइन एक लोकस है। क्या सर्कल भी लोकस है, हाँ, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना है ना, ये भी तो ये भी तो लोकस है। स्फीयर है क्या, स्फीयर, हाँ सर स्फीयर भी है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, सर्कल ये जो दिख रहा है तुम लोग का इमेजिनरी सर्कल, जो 3D में स्फीयर होगा, 3D में स्फीयर होगा, ये जो इसका आउटर सरफेस है, ये जो इसका आउटर सरफेस है, ये लोकस है। ये क्या है, लोकस। अच्छा, ये जो लाइट अपने आसपास स्फेरिकल शेप लेती है, लाइट मतलब एक ट्यूब लाइट रख दो या बल्ब रख दो, एक ऐसे मैंने बोला कि तुम लोग के सामने एक बल्ब रख दिया, ये बल्ब, तो ये बल्ब अपने आसपास एक स्फेरिकल शेप लेती है ना लाइट का। ये जो स्फीयर बनाती है लाइट अपने आसपास, ये इमेजिनरी होता है, मतलब ये रियल में तो बनता है, पर इसको आप महसूस कर सकते हो क्या, अरे फील नहीं कर सकते उसके, पर ऐसा देख सकते हैं ना, इसको इमेजिन कर सकते हैं ना कि हाँ ऐसे बनती है, इमेजिन कर सकते हो, फील कर सकते हो उसको। फील नहीं कर सकते मतलब देख सकते हो, ठीक है, वी कैन सी, देख सकते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये क्या है, ये लोकस है, लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस है। और इस लोकस की तरफ, लोकस की तरफ ये लाइट वेव्स ट्रैवल कर रही है ऐसे, ये लाइट वेव्स क्या कर रही है, लोकस की तरफ ट्रैवल कर रही है ऐसे, ये लाइट वेव्स लोकस की तरफ ट्रैवल कर रही है, ये याद रखो।
और खुशी की बात यह है कि अगर एक लाइट वेव निकली यहाँ से, सेम टाइम पे दूसरी वेव यहाँ से निकलती है, सेम टाइम पे दूसरी वेव यहाँ से, सेम टाइम पे दूसरी वेव यहाँ से, तो एक ही टाइम पे सबकी सब लाइट वेव सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करती है। एक ही टाइम पे सबकी सब सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करती है। तो इसको लिखना कैसे है? तो इसको लिखते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच ऑल द वेव्स विल रीच साइमल्टेनियसली। सबकी सब वेव एक साथ जाके सरफेस पर टच करेंगे जाके। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच locus of all the points of the medium to which all the waves will reach simultaneously so that all the waves are in the same state of vibration. यहाँ पे state of vibration का मतलब बताया था मैंने same phase state of vibration का मतलब same state of vibration मतलब same phase, मतलब अगर ये वेव अपने वेव का एक ऐसा पार्ट इस पे खत्म करे जो एंगल 2 पाई बना रहा है, मतलब इस वेव ने सरफेस पे 2 पाई बनाया, ये वाला भी 2 पाई ही बनाएगा, ये वाला भी 2 पाई ही बनाएगा, ये वाला भी 2 पाई बनाएगा, और कितनी भी वेव बना लो सबके सब कितनी क्या बनाएंगे, कितना एंगल बनाएंगे, 2 पाई ही बनाएंगे। इसका मतलब होता है दे आर ऑल इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन है द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच all the waves will reach simultaneously so that all the waves are in the same state of vibration सबकी सब वेव एक ही साथ जाएंगी, सरफेस पे टच करेंगी, ठीक है, और सबकी सब एक ही एंगल बनाएंगी सरफेस पे जाके। अगर क्योंकि सबकी सब वेव एक ही एंगल बनाएंगी सरफेस पे जाके, तो तुम लोग मुझे बताओ, मैं कोई डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट लेता हूं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई। वेरी गुड। फेज मतलब होता है एंगल, और डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना है। मैंने बोला जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल तो ये भी बनाएगा। अगर मैंने बोल दिया ये 4 पाई बना रहा है तो ये पॉइंट पे भी 4 पाई बनेगा। डिफरेंस मतलब 4 पाई में से 4 पाई को माइनस करना है, आंसर आएगा 0, 2 पाई नहीं आएगा। अगर मैं 2 पाई भी लेता यहाँ पे तो ये भी तो 2 पाई ही हो जाएगा, और 2 पाई माइनस 2 पाई कितना हो जाएगा? 0। तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लोगे ना वेव फ्रंट के सरफेस पे, तो सर यहाँ पे वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट यही, ये जो सर्कल है या जो स्फीयर है, ये 3D में स्फीयर होता है, सर्कल वर्कल नहीं होता है। तो ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर, ये स्फीयर ही आपका क्या है? वेव फ्रंट है। और इस स्फीयर के सरफेस पे अगर कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट लूं और 2 पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस निकालूं, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? हमेशा आंसर कितना आएगा? 0। ये चीज याद रखेंगे हम लोग। बोले थोड़ा थोड़ा कुछ समझा क्या वेव फ्रंट के बारे में? Locus of all the points of the medium to which all the waves will reach simultaneously so that all the waves are in the same state of vibration. So that all the waves are in the same state of vibration. बोलो समझा क्या ये? बोलो। आगे बढ़ू मैं? बताओ जो ऊपर टॉपिक लिखा है। सर ये लेक्चर 4 है, लेक्चर 3 है? शायद से 4 है ना कि 3 है? 3 है, 3 है। पक्का? हाँ सर पक्का। हाँ सर। ये लेक्चर 3 है? यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम लोग बोल रहे तो लिख लेते हैं लेक्चर। सर मंडे को ही लेक्चर स्टार्ट हुआ है वेव ऑप्टिक्स ना। ये ठीक है, मैं भूल चुका हूँ शायद। ठीक है, ये मेमोरी कमजोर हो रही है।
ठीक है, 7 मार्क का ऑप्शन के साथ चैप्टर है ये आपको। देखते हैं आज कितना पार्ट कवर कर पाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेवफ्रंट। सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी लिखा है कि मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना है वेव फ्रंट की हेल्प से, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक मिरर बनाऊंगा। मुझे एक्चुअली प्रूफ करना है। तुम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने पहले समझा लिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुम लोग को मालूम है क्या होता है, याद करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली। एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में ये 4 मार्क के लिए आता है भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक मिरर बनाता हूँ। ये मिरर है, ये एक मिरर है। नेमिंग कर देते इस मिरर की, एक्स वाई। ये एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये एक्स वाई क्या है हमारा, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी मुझे प्लेन वेव फ्रंट बुलाना है एक्चुअली। देखो ये एक मिरर है, मिरर को मैंने सनलाइट के नीचे रखा। सनलाइट से जो वेव फ्रंट आ रहा है वो कैसा वेव फ्रंट आ रहा है, किसी को याद है? सनलाइट से जो वेव फ्रंट आ रहा है कैसा वेव फ्रंट आ रहा है? सन से जो वेव फ्रंट आ रही है कैसी वेव फ्रंट आ रही है? 3 टाइप के वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। याद करो कौन से टाइप की वेव फ्रंट आती है सन से, कौन सी वेव फ्रंट आती है? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट आती है। तो मैं यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग प्लेन वेव फ्रंट बना लेते हैं। प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आई एक वेव फ्रंट, ऐसे, ये प्लेन वेव फ्रंट है। देखो ये फिलहाल मैंने ये प्लेन वेव फ्रंट का क्या बनाया मालूम है, ये मैंने प्लेन वेव फ्रंट का डायरेक्शन बनाया, अभी तक वेव फ्रंट बनाया नहीं है। एक्चुअली वेव नॉर्मल है, वेव नॉर्मल से वेव फ्रंट होता है परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ये वेव फ्रंट है। इमेजिन करने की कोशिश करो ना, वेव फ्रंट कैसे होता है, ऐसे होता है ना। ये वो एरो है, थोड़ा ध्यान से देखोगे अगर, इमेजिन कर पा रहे हो? बोलो, समझ रहा है? ये वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। जो जो वेव फ्रंट सरफेस को जाके टच करेगी, या सरफेस को जाके टच नहीं, सरफेस को जाके स्ट्राइक करेगी, उसको हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट इंसिडेंट है, नेमिंग भी कर सकते हो आप लोग। ये वाले पॉइंट को ए बोल देना और ये वाले पॉइंट को बी बोल देना। अब ये वेव फ्रंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट होती है, नॉर्मल जैसे रिफ्लेक्शन होगा ना, वैसे रिफ्लेक्शन यहाँ पे समझना है मुझे, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी अब ये, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये रिफ्लेक्ट ऐसे होती है, ये वाली जैसे आई थी वैसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट, साइज वाइज में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये रिफ्लेक्शन दिखाया मैंने। अब क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे दिखेगी, कहाँ है ये तो मैंने डायरेक्शन बनाया ना, वेव फ्रंट भी तो चाहिए। वेव फ्रंट ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे, ऐसे, ये वेव फ्रंट है। नेमिंग करना है तो कर देते हैं। ये वाले पॉइंट का नाम है सी, ये वाले पॉइंट का नाम है डी। अब देखो लास्ट टाइम एक डायग्राम बनाया था ऐसा, ऐसे इंसिडेंट रे आती थी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल जाती थी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनता था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ बनता था। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मतलब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बनता है,
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल तो दोनों में कॉमन है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनेगा यहाँ पे, पर ये जो प्लेन वेव फ्रंट बनाया मैंने, या फिर वेव फ्रंट के केस में मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनता है। तो याद रखेंगे वेव प्लस सरफेस, वेव प्लस सरफेस। कौन सी वेव आ रही है, इंसिडेंट वेव आ रही है या फिर रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है। इंसिडेंट वेव और सरफेस बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड वेव और सरफेस बनाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से बोलता हूँ, इंसिडेंट वेव और सरफेस। देखो कहाँ पे इंसिडेंट वेव दिख रही है आप लोग को, इंसिडेंट वेव कहाँ है, ये देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है, ये दिखा। और सरफेस कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर। तो दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये एंगल हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस, देखो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये है जो इधर जा रही है, और ये सरफेस है। तो दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मैंने सीखा एंगल कहाँ बनता है, तो ये बना लिया मैंने एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रूफ करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। वो मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे हम लोग। एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो 3 मार्क के लिए आता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई तो बता दिया मैंने तुम लोग को कि प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ए बी का नाम बता दो, ए बी क्या है, ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और सी डी क्या है, एक इंसिडेंट है तो एक क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तुम लोग को ना, हम लोग क्या करना है एक्चुअली, मुझे क्योंकि एंगल दिखाना है यहाँ पे, प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये एक ट्राइंगल है सपोज करो, और ये एक ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करते हैं, अलग अलग थ्योरम्स यूज करते थे, एस एस एस, एस एस ए, एस ए एस, या फिर ए, तीनों तीनों ट्राइंगल में साइड इक्वल दिखा दो, साइड साइड एंगल दिखा दो, या दो साइड के बीच में एक एंगल दिखा दो, या एंगल 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 दिखा दो। तो मैं बोलता था कि चलो भाई ए बी सी जो ट्राइंगल है वो पी क्यू आर ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, पर पहले प्रूफ करना पड़ता था ये चीज। यहाँ पे भी मैं वैसे ही कुछ करने वाला हूँ, यहाँ पे भी मैं वैसे ही कुछ करने वाला हूँ, बस थोड़ा सुनते जाओ, बहुत सिंपल है। 3 स्टेप में ये आंसर आता है, पर 4 मार्क 3 मार्क का ही है ना, ये चलो 3 मार्क का ही है। कैसे करना है वो सुनो। मेरा यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। सबसे पहली बात, ए सी इज इक्वल टू ए सी दिख रहा है मुझे, जिसको मैं बोलता हूँ कॉमन साइड, कॉमन साइड। मुझे दोनों ट्राइंगल में ए सी नजर आ रहा है, तो मैंने बोला कॉमन साइड है ये। इसके बाद मुझे एक एंगल भी इक्वल दिखाई दे रहा है, देखो ये, मतलब मैं इसको बोल देता हूँ एंगल ए बी सी, मतलब बीच वाला एंगल देखो, और एंगल ए डी सी, बीच वाला एंगल देखो, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल क्यों है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री कैसे हुआ, ये भी सोच रहे हो क्या तुम लोग। अरे भाई ये वेव फ्रंट, ये वेव नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल 90 तो होगा, बराबर ना। अब थोड़ा एक चीज समझने की कोशिश करना, थर्ड पॉइंट क्या लिखूं मैं। ये वेव फ्रंट तो यहां तक आ चुका था, वेव फ्रंट यहां तक आ चुका था, यहां तक। पर जब तक बी वाला पॉइंट सी तक पहुंचता है, जब तक बी वाला पॉइंट सी तक पहुंचता है, ए वाला यहां से रिफ्लेक्ट होके डी तक पहुंच जाता है। देखो ना, क्योंकि ये यहाँ आएगा तो ये तो यहाँ जाएगा ना, तभी तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जाएगा आगे। मतलब जब तक बी वाला पॉइंट सी तक पहुंचता है, तब तक ए वाला डी तक पहुंच जाता है, ए वाला डी तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है,
बी सी, इसका मतलब क्या है? ऑल्सो AD इज इक्वल टू लिखोगे आप BC। रीजन क्या दोगे? एज रीजन नीचे दे दो, नीचे BC एज टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम B to C is equal to time taken by light A to D, and their speeds are also same, and their speeds are also same, hence AD is equal to BC। क्योंकि दोनों सेम टाइम लेंगे इसीलिए, और दोनों की स्पीड सेम है। देखो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये भी एयर में ट्रैवल कर रहा है, ये भी टकरा के एयर में ट्रैवल कर रहा है, दोनों का टाइम सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस इसीलिए सेम हो गया। और मैंने क्या किया था, अगर तुम लोग को याद है, मैंने बोला था पहले कि AC इज इक्वल टू AC है, फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है, पिछले वाले केस में बताया मैंने। और उसके बाद फाइनली बताया कि BC और AD भी इक्वल ही होगा, BC और ACD इक्वल ही होगा। क्यों? BC और AC ये दोनों इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को सेम टाइम लग रहा है और दोनों की स्पीड भी सेम है। सेम टाइम लग रहा है, स्पीड भी सेम है, तो यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। अब देखो साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, पर वो एंगल दो साइड के बीच में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं ऐसा लिखूंगा बाय SSA, साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी, बाय SSA प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। कैसा बोलूंगा मैं? बाय SSA प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, property of by SSA property of triangles, by SSA property of triangle। मतलब मैं SSA प्रॉपर्टी यूज करूंगा ट्राइंगल का और बोल दूंगा कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADC। क्यों बोला भाई ऐसा? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया SSA थ्योरम से कि हाँ दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो उन लोग की करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाता है। वो लोग की करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर एंगल BAC is congruent to angle DCA। सर रीजन क्या दोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और इसकी वैल्यू एक्चुअली I है, इसकी वैल्यू एक्चुअली R है। सो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, hence law of reflection is proved। law of सॉरी मेरी आंखें बंद हो गई थी बीच में। hence law of reflection is proved। देखो फिर से बता दूं मैं, ये एग्जाम आपको 3 मार्क के लिए आता है और ऑल्टरनेट पेपर्स में आता है। ये पेज नंबर क्या है हमारा? पेज नंबर 2 है शायद से। ऑल्टरनेट पेपर में आता ही है ये, ऑल्टरनेट पेपर में आता ही है ये। ठीक है, प्रूफ करने के लिए डायग्राम बनाना सीख लो,
कुछ भी अंडे शंडे मत बनाते बैठना तुम लोग, जैसे बनाया वैसे ही बनाना, ठीक है। और इसके बाद साइड एंगल साइड से प्रूव कर देना कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिखा देना। ऐसे आपको इस चीज को प्रूव करना है। बोलो कुछ समझ में आया? हाँ सर। जल्दी बोला करो, मुझे नींद आ रही है गंदी वाली, और मैं तुम लोग हाँ आंसर नहीं सर कर, बोले ना। नींद आ रही है मुझे, तुम लोग समझ नहीं रहे मेरी बात नहीं रही। सर बोले ना हाँ। अरे यार आप ही बोल रहे हो ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? भजिया तलने आए यहाँ पे। अब ये हो गया रिफ्लेक्शन हमारा पार्ट। अभी एक बार देख लेने दो मुझे और क्या बाकी है इस चैप्टर में। एक सेकेंड रुको। कि रिफ्रैक्शन तो इन लोगों ने उड़ा दिया और पोलराइजेशन भी उड़ा दिया, तो बचा ही क्या चैप्टर? मैं ये सोच रहा हूँ, सब तो उड़ा ही दिया, बचा ही क्या फिर? तुम लोग के सामने टेक्स्ट बुक है क्या तुम लोगों की? ये डर Yes, लगता sir. है मोबाइल भी टच करने के लिए। ओके, ये वाला तो हो गया अपना। एक बार ओपन करके देख लेता हूँ आगे क्या है। रिफ्लेक्शन ये 4 मार्क के लिए आता है। हाँ, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया है, कुछ करना नहीं है इसमें खास। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी अप्लाई करो और खत्म करो कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है, मैंने पेपर ओपन कर लिया है। तो मैंने आप लोग को अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट्स बता दिए। फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस का यही बताया अभी, ठीक है। इन लोग ने भी वैसे ही प्रूव किया है। रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर। इसके बाद रिफ्रैक्शन ही नहीं है हम लोगों को, पूरा टॉपिक नहीं है। पोलराइजेशन नहीं है अपने को, पूरा टॉपिक, पूरा पोलराइजेशन नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट इंटरफेरेंस चालू हो रहा है। इसके बाद डायरेक्ट इंटरफेरेंस चालू हो रहा है। चालू करूँ इंटरफेरेंस? बोलो। बोलो चालू करूँ इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस। मतलब इसी टॉपिक में एक 7.8 टॉपिक है। इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशन फॉर ऑप्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस। स्टार्ट कर देता हूँ चलो। हाँ सर। चलो स्टार्ट करता हूँ। इंटरफेरेंस चालू कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरफेरेंस में देखो दो डेरिवेशन है, मतलब एक डेरिवेशन ही है। सॉरी, ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी, इंटरफेरेंस शायद खत्म हो जाएगा अगर मैं जोश में आ गया तो। मैं जोश में आ गया तो 9:30 तक खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। मैं डिफाइन नहीं कर रहा अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, तुम लोग को सुपरपोजिशन का मतलब बताया है, वहीं से कुछ डेफिनेशन आने वाली है यहाँ पे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखो सबसे पहली बात ना, मुझे लाइट का इंटरफेरेंस देखना है। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैंने दो सोर्सेस ऑफ लाइट लिए। ये सोर्स ऑफ लाइट S1 है, सोर्स ऑफ लाइट S2 है, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक स्क्रीन रखी है यहाँ पे ऐसे। ये आपकी एक स्क्रीन है। इंटरफेरेंस का मतलब तुम लोग को मालूम है ओवरलैपिंग ही होता है। इंटरफेरेंस मतलब देखो, एक तो सुपर पोजिशन होती है स्क्रीन में, सुपर पोजिशन ही होती है। सुपर इम्पोजिशन होगा या सुपर पोजिशन होगा तो जाके लाइट इंटरफेयर होती है, मतलब कंबाइंड, या फिर इसको ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। ओवरलैपिंग, देखो इस लाइट के सोर्स में से बहुत सारी लाइट निकलती है, इस लाइट के सोर्स में से भी बहुत सारी लाइट निकलती है। ये जाके सब स्क्रीन पे मिलेंगी, ये जाके स्क्रीन पे मिलेंगी। अब अगर मैंने तुम लोगों के सामने एक स्क्रीन रखी है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे अगर तुम लोग यहाँ पे मैंने एक वो रखा है, ये एक बल्ब है। क्या है ये? अरे बल्ब नहीं है, ये वो है। क्या है ये? क्या दिख रहा है तुम लोग को? टॉर्च। देखो टॉर्च की बड़ी है, देखो टॉर्च की जितनी ओपनिंग है ना, तो स्क्रीन पे उतनी ही लाइट दिखनी चाहिए। टॉर्च की जितनी ओपनिंग है, टॉर्च की सिर्फ उतनी ही लाइट दिखनी चाहिए स्क्रीन पे।
पर ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? ऐसा होता है क्या? जहां तक मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट ऐसे भी जाएगी, फैलता है। फैलता है। ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये सब वेव फ्रंट है, थोड़ा सोचो ना, सब वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट मतलब क्या? ये ऐसे जाती है लाइट। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस नहीं मिरर। मेरे भाई, वेव फ्रंट है ये, वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाती है फाइनाइट डिस्टेंस पे जो भी लाइट होती है। फाइनाइट डिस्टेंस पे जो भी लाइट होती है क्या बनाती है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट जैसा दिखता है ये। तो एक्चुअली ये सीन होता है यहाँ पे। पर यहाँ पे तो सोर्स ऑफ लाइट एक ही है। अब दो सोर्स ऑफ लाइट होगा तो क्या होगा? जब दो सोर्स ऑफ लाइट को सामने रखता हूँ, साथ में रखता हूँ, तो वो लोगों के बीच में इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से सुन लो, तो इंटरफेरेंस दो टाइप का भूल होता जाओ है। ईसा की नमाज हो भी गई, इंटरफेरेंस, अभी हुई ना। मेरा 9 साढ़े 9 बजे मिलने वाला है, देख के पहुंच जाना। मस्जिद के अंदर मिलेगा खान, रहने दो। नहीं तो तू जाना ना, नहीं, 9:30 बजे के बाद ही मिलने वाला है। आकर नमाज पढ़ने के बाद। हाँ, तो क्या हो गया, जरूरी कोई तो नमाज पढ़ेगा, उसको कोई अरे खिलाएंगे, दानिश भाई, बातें हम तुम्हें कहानी भाई खाएंगे। कौन है आपका? क्या बोलूं मैं? देखो, इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। एक मतलब मैंने कंस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। मैंने तुम लोग को बताया था कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस कब होता है? जब एक क्रेस्ट और एक क्रेस्ट कंबाइन होता है तो एक बड़ा क्रेस्ट मिलता है। जब एक ट्रो कंबाइंड होता है तो एक बड़ा ट्रो मिलता है। डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा होगा? एक क्रेस्ट एक ट्रो मिल जाए, या फिर एक ट्रो या फिर एक क्रेस्ट मिल जाए, आपको वेव ही नहीं मिलती है, आपको एक लाइन मिलती है, खाली ब्लैंक लाइन, इसमें वेव ही नहीं है। डिस्ट्रक्टिव में आपको नो लाइट मिलेगी, नो लाइट। नो लाइट को हम लोग डार्क रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलेंगे? डार्क रीजन। और जब यहाँ पे लाइट कंबाइन हो जाती है तो मुझे लाइट मिलती है, वी डू गेट लाइट। तो ऐसे रीजन को मैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की वजह से जो मिला है मुझे, उसको बोलते हैं मैं ब्राइट रीजन। ब्राइट रीजन। तो इंटरफेरेंस में एक्चुअली मुझे ब्राइट रीजन और डार्क रीजन मिलता है। ब्राइट रीजन और डार्क रीजन मिलता है, और दोनों साइमल्टेनियसली मिलता है भाई, मतलब एक साथ। दोनों दोनों कैसे? टॉर्च को आमने सामने रखेंगे तो ऐसा होगा। टॉर्च के साथ नहीं होगा, उसके पीछे कुछ रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा। टॉर्च के साथ नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारे मतलब 4-5 रीजन है, वो रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे। टॉर्च के साथ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा। बस अभी इतना बता रहा हूँ कि मुझे दो सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और दोनों सोर्स ऑफ लाइट ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अरे इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। टू सोर्सेस ऑफ लाइट, यहाँ पे कंडीशन क्या है? टू सोर्सेस ऑफ लाइट, जो दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट है, should not be should not be independent। शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट मतलब? बताता हूँ, should not be independent, should not be independent। should not be independent का मतलब है ये दोनों, अरे they should be independent, हाँ वो इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए ना। अरे should not मतलब be independent, मुझे should not be independent लिखना था। एक्चुअली ये जो सोर्सेस ऑफ लाइट है ना, वो एक दूसरे पर डिपेंड करने चाहिए, मतलब शुड बी इंडिपेंडेंट। शी उल्टा लिखा मैंने, शुड बी इंडिपेंडेंट। एक्चुअली जो सोर्सेस ऑफ लाइट लिए है मैंने, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करने चाहिए। डिपेंड करने चाहिए मतलब सर, अगर मतलब ये जो दोनों सोर्स से आ रहे हैं, सोर्स सेम होना चाहिए, मतलब दे शुड हैव अ कॉमन सोर्स, दे शुड हैव अ कॉमन सोर्स, दे शुड हैव अ कॉमन सोर्स ऑफ लाइट। मतलब दोनों एक ही लाइट से निकलनी चाहिए, कॉमन सोर्स ऑफ लाइट, दे शुड हैव अ कॉमन सोर्स ऑफ लाइट। कॉमन सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है
यहाँ ये जो लाइट आ रही है और ये जो लाइट आ रही है, दोनों का सोर्स एक ही होना चाहिए। तब ये दोनों क्या करेंगे, ऐसे बड़े होते जाएंगे, ये भी ऐसे बड़े होते जाएगा। देखो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। एक और वेव बनाऊंगा तो यहाँ करेंगे, देखो यहाँ किया, यहाँ किया, इसके पहले भी करेगा। इंटरफेयर मतलब क्या, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो इंटरसेक्ट जब करते हैं, बस उस टाइम पे मुझे देखना पड़ता है, जब ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरफेयर किया, तब क्या क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आया था या क्रेस्ट के ऊपर ट्रो आया था, ये चेक करना होता है। तो वो भी सब, हर एक चीज बेसिक से अच्छे सिखाऊंगा, सब्र करना और थोड़ा सा सुनते जाना, बस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहली बात ये याद रखना है कि अगर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है, ठीक है, तो मुझे 2 सोर्स ऑफ लाइट चाहिए मिनिमम, और दोनों एक दूसरे पे, मैंने क्या लिखा है, शुड नॉट बी डिपेंडेंट ना, और एक्चुअली मुझे लिखना था शुड बी डिपेंडेंट, सॉरी, वो शुड बी डिपेंडेंट आएगा। हाँ, दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट एक दूसरे पर डिपेंड करने चाहिए, मतलब ये जो लाइट आ रही है दोनों, वो एक ही सोर्स से आने चाहिए। अब सोर्स को स्प्लिट कैसे करूं कि दोनों एक ही सोर्स से आए, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने, उन लोग का लाइट का सोर्स कॉमन होना चाहिए। अगर सपोज करो कि जो मैंने ये 2 कंडीशन लिखी है फिलहाल के लिए, ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आपको इंटरफेरेंस दिखेगा लाइट का। और अगर लाइट का इंटरफेरेंस दिखता है, तो लाइट आपको ना स्क्रीन पे ब्राइट रीजन और डार्क रीजन एक साथ दिखाई देगा। ब्राइट और डार्क मतलब सर, ब्राइट और डार्क का मतलब होता है, ब्राइट और आप क्या, मीडियम रीजन दिखाई देगा फिर। मीडियम नहीं, एक्चुअली नहीं, ये मुझे ना सेपरेटली दिखाई देता है ऐसे ऐसे। मतलब सपोज करो ये स्क्रीन है, नहीं ब्लैक वाले से बना लेते हैं स्क्रीन। सपोज करो ये स्क्रीन है, स्क्रीन, इस स्क्रीन पे तुम लोग कुछ ऐसा नजारा दिखेगा, देखो ऐसा, ध्यान से देखते जाओ, बस क्या बोल रहा हूँ तुम लोग समझ में आ रहा है। अब मैंने बोला तुम लोग को दोनों रीजन दिखाई देने वाले हैं यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे ब्राइट रीजन दिखता है, ब्राइट मतलब यहाँ पे लाइट दिखती है, और यहाँ पे डार्क रीजन दिखता है, यहाँ पे लाइट नहीं दिखती है। यहाँ पे मुझे लाइट दिखती है, मतलब ये ब्राइट रीजन दिखेगा, ब्राइट रीजन दिखेगा, और मुझे यहाँ पे डार्क रीजन दिखेगा। ये ब्राइट डार्क ऐसे चलते रहता है। कब तक चलते रहेगा, जितना लाइट का एरिया होगा वहां तक चलते रहता है। ब्राइट के बाद यहाँ डार्क दिखेगा, और डार्क के बाद फिर से यहाँ पे ब्राइट दिखेगा। मतलब एक ही टाइम पे तुम लोग को कहीं कहीं पे लाइट दिखेगी, कहीं पे लाइट नहीं दिखेगी, कहीं पे लाइट दिखेगी और कहीं पे लाइट नहीं दिखेगी। कहीं पे लाइट ये वाला दिख रही है तो यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही है, फिर यहाँ पे लाइट दिखेगी और फिर लाइट नहीं दिखेगी। और सबका विड्थ भी सेम होता है। हाँ, सबका विड्थ, अगर मैंने विड्थ मान लिया यहाँ पे W, तो सबका विड्थ सेम होगा। विड्थ मतलब कितना मोटा है। अभी कुछ लोग के दिमाग में गया होगा, कुछ लोग के दिमाग में नहीं गया होगा, है ना, बोलो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को एक वीडियो दिखाऊं मैं। We are the granddaddy आवाज आ रही है? of all quantum weirdness, the infamous slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now
there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave. इलेक्ट्रॉन्स का छोड़ दो. एक्चुअली पानी और मतलब वाटर और लाइट दोनों का बिहेवियर ना सेम बिहेवियर है. दोनों का सेम बिहेवियर है. क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों ट्रांसवर्स बिहेवियर. एक्चुअली पानी ना लॉन्जिट्यूडनल भी होता है, ठीक है, पर दोनों की दोनों ट्रांसवर्स भी. ट्रांसवर्स वेव, दोनों की दोनों ट्रांसवर्स वेव, इसलिए दोनों का नेचर सेम. मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज रखी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड रखा, पर कार्डबोर्ड के बीच में दो होल रखा है मैंने, ठीक है, दो होल रखा है यहाँ पे. देखो कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड के बीच में दो होल है. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट रखा. सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट एज अ वेव फ्रंट निकलती है, आगे जाती है, ऐसे होता है. पर जब इसको स्लिट में से निकलना पड़ता है, स्लिट में से जब निकलना पड़ता है तो ये इस स्लिट से भी निकलती है ऐसे और इस स्लिट से भी निकलती है.
दोनों की स्पेशलिटी क्या है? अभी दोनों स्लिट से तो निकल रही है, ये दोनों वेव की स्पेशलिटी क्या है? दोनों का वेवलेंथ सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, और ये जो दोनों वेव है दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमेशा रहता ही रहता है, दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता ही रहता है। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे। देखो मैं पहले ऊपर वाली वेव का पूरा वेव बना रहा हूँ, ठीक है, अब नीचे वाली का बनाता हूँ। देखो थोड़ा खिचड़ी जैसा लगेगा पर तुम लोग को देखो समझ में आ जाएगा ऐसे। अब अगर मैं स्क्रीन पे देखूं ना, स्क्रीन पे अगर मुझे स्क्रीन पे देखना है तो अगर मैंने स्क्रीन यहाँ रखी, अब थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसी में ये लोग जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं ना, कट करते हैं वहां पे, क्योंकि देखो अभी मैं एक दूसरी चीज बताता हूँ, तुम लोग के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर ये जो वेव बन रही है ठीक है, इसमें अगर ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव में दो चीज होती है, एक होती है क्रेस्ट, एक होती है ट्रो। मुझे पता कैसे चलेगा क्रेस्ट के साथ कंबाइन हो रहा है कि ट्रो के साथ? तो एक्चुअली जो मैंने ये सब बनाया है ये सब क्रेस्ट है सपोज करो, और एट द सेम टाइम ट्रो भी होता है, ट्रो इसके बीच में है, मतलब ऐसा इसके बीच में ट्रो होता है, ठीक है, क्योंकि क्रेस्ट के बाद ही तो ट्रो आएगा, क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट ट्रो। तो अभी फिलहाल ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है सब क्रेस्ट है। अब ध्यान से देखना, क्रेस्ट क्रेस्ट को मारेगी तो ब्राइट बैंड बनाती है, तो जहां जहां एक दूसरे को कट कर रही है वहां पे ब्राइट बैंड ही बन रहा होगा। देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे थोड़ी और वेव अच्छी बनाता ना अगर मैं, तो ये जो यहाँ दिख रहा है ना वो एक्चुअली वो यहाँ होता, फिर ये लोग आगे यहाँ करते हैं, यहाँ ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करते हैं, ये एक्चुअली ऐसे होता है ना, एक्चुअली ऐसे होता है ये एक्चुअली। और स्क्रीन पे आपको एक सेकेंड, परमानेंट सॉल्यूशन का दानिश भाई फिर से छा गए। दानिश भाई को सीधा रिमूव कर दिया गया, दानिश भाई दिमाग खराब कर दिया। चलो ओके, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, दोनों वेव इंटरफेयर हो रही है, यहाँ पे इंटरफेयर हो रही है, यहाँ पे इंटरफेयर हो रही है। अब ये वेव थोड़ा बराबर बनाता ना, ये यहाँ होती, यहाँ होती, यहाँ होती, यहाँ होती और स्क्रीन पे मिलता। जो स्क्रीन पे लाइट मिल रही है वो दो क्रेस्ट के कंबाइन होने से मिल रही है। क्रेस्ट और क्रेस्ट कंबाइन होंगे तो लाइट मिलेगी, और जो लाइट मिली मुझे वो लाइट थी ब्राइट बैंड, और यहाँ पे सेंटर में मुझे एक ब्राइट रीजन मिलता है, ब्राइट रीजन। अब क्योंकि मुझे जो ब्राइट रीजन मिलता है, तुम लोगों ने डायग्राम में देखा, वो ऐसे ऐसे रीजन है ना, और सिर्फ इस रीजन की बात करिए, फ्रेंडशिप बैंड जैसा नहीं होता, बैंड मतलब सपोज करो रेक्टेंगल जैसा या फिर एक स्ट्रिप जैसा, तो स्ट्रिप जैसा नहीं है। देखो ये स्ट्रिप जैसा ही तो दिख रहा है तुम लोगों को, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, इसलिए इस स्ट्रिप को मैंने बैंड बोल दिया, तो ये ब्राइट बैंड दिखता है। सिमिलरली अगर मैं ना ये हर एक वेव के बीच में, मतलब हर एक वेव के बीच में, अब इधर तो कचरा हो गया एकदम, अगर मैं हर एक वेव के बीच में क्या करूं, मतलब वेव के जैसे ये एक वेव है ना, तो इसके बाद से डॉटेड डॉटेड लाइन बनाओ, और डॉटेड लाइन बनाने के बाद देखो तो ये डॉटेड लाइन कहीं ना कहीं एक बार ऐसे सॉलिड लाइन को टच करेंगी, कट करेंगी, तो और दोनों कट एक दूसरे को कट कर रही है, मतलब एक क्रेस्ट ने एक ट्रो को कट किया तो उस टाइम पे लाइट कट गई, तो ये मैं देखूंगा ना ऐसे इन लोग ऐसे कटते जाएंगे इधर क्रॉस में, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा, नीचे भी एक डार्क बैंड मिलेगा, ऐसे क्रॉस में डार्क बैंड मिलता है, ठीक है, यहाँ पे भी डार्क बैंड। तो यही सिचुएशन है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे ऊपर के बाद नीचे भी मिलेगा डार्क ब्राइट ऐसे मिलेगा। यहाँ पे ब्राइट और डार्क बैंड साइमल्टेनियसली मिलते हैं मुझे। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है, एट द सेम टाइम मिलेंगे, एट द सेम टाइम। ऐसे लाइट बिहेव करती है, पर ऐसे लाइट कब बिहेव करेगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी दिलीप ने पूछा थोड़े टाइम पहले, अगर मैं दो टॉर्च रख दूं तो इधर, तो क्या मुझे दिखाई देगा, आंसर इज नो। सबसे पहली बात, दोनों सोर्सेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने चाहिए। डिपेंडेंट का मतलब अभी समझाता हूँ, सुनो। अगर मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है ना, सोर्स ऑफ लाइट, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है मेरा, एक सेकेंड, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे, और एक होल यहाँ पे है, यही होल से तो लाइट निकल रही है ना,
तो इस होल को मैंने S1 बोल दिया और इस वाले होल को, पिन होल को मैंने S2 बोल दिया। अगर मैंने मेरा जो सोर्स है उसको मैं ढक दूं, या फिर इस सोर्स के सामने मैं एक ओपेक सब्सटेंस रख दूं, ऐसे ये ओपेक सब्सटेंस रख दिया, क्या अब इस ओपेक सब्सटेंस से ये लाइट पास होगी? क्या अब इस ओपेक सब्सटेंस से लाइट पास होगी? नहीं। अब इस ओपेक सब्सटेंस से कोई लाइट नहीं पास होगी। अगर इस ओपेक सब्सटेंस से लाइट पास नहीं होगी तो यहाँ पे ये जो होल है, इस होल से कोई लाइट निकलेगी? अब क्योंकि ओपेक सब्सटेंस से लाइट ही नहीं पास होती तो यहाँ तक तो लाइट पहुंचने से रही, और लाइट यहाँ पे अगर पहुंचेगी नहीं होल तक तो यहाँ से लाइट निकलेगी ही नहीं, और लाइट निकलेगी नहीं तो लाइट इंटरफेयर ही नहीं होगी, और लाइट इंटरफेयर नहीं होगी तो ब्राइट और डार्क नहीं बनेगा। पर एक चीज सोचने की कोशिश करो, मैंने तो खाली इस वाली चीज को कवर किया और ये दोनों ऑटोमेटिकली कवर हो गए। इसका मतलब ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो दो सोर्स जो मेरे होते हैं वो डिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए किसी और पे, इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अगर मैंने यहाँ पे एक बना दिया, सपोज करो यहाँ पे एक मैंने ये बना दिया, ये दूसरा टॉर्च बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये टॉर्च को S1 बोल देता हूँ, ये टॉर्च को S2 बोल देता हूँ। अगर मैंने S1 को ऑफ रखा है तो क्या S2 को फर्क पड़ेगा? S1 के ऑफ रखने से क्या S2 को फर्क पड़ता है? S2 को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। S1 को बंद कर दूंगा थोड़ी ना S2 भी बंद हो जाएगा। दोनों सोर्सेस यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दोनों सोर्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इसलिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता है क्योंकि दोनों डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर इस वाले को बंद किया तो ये भी बंद हो जाना चाहिए, इस वाले की इंटेंसिटी कम हुई तो इसकी भी कम होनी चाहिए। जो चेंजेस आप इस वाले टॉर्च के साथ करोगे वही चेंज इस टॉर्च के साथ भी होना चाहिए, तब जाके इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो अभी मैंने तो आपको एक बता दिया, अगर आपको सपोज करो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे आप सोर्सेस को डिवाइड करता हूँ, कैसे आप सोर्सेस को डिवाइड करते हो। तो एक तरीका है, आप एक सोर्स ऑफ लाइट लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंडल लिया, फॉर एग्जांपल एक कैंडल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कैंडल लिया मैंने यहाँ पे, और इसके सामने मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड तो रख दिया ऐसे, और कार्डबोर्ड में दो पिन होल कर दिए। पिन होल करने से फायदा ये होगा कि एक लाइट इसमें से निकलेगी ऐसे, और दूसरी लाइट दूसरे वाले होल में से निकलेगी ऐसे। तो लाइट का कलर अलग अलग नहीं है। अगर ये येलो लाइट लिया ना मैंने तो दोनों येलो लाइट ही है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम है। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है वो समझ लो। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने की वजह से मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकालूंगा। इस चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स है, उसको सीखना है हम लोगों को। क्या वर्ड बोला मैंने? फेज डिफरेंस। एक फेज डिफरेंस वर्ड बोला जिसको मैं 5 बोल देता हूँ, और एक पाथ डिफरेंस वर्ड बोल दिया, पाथ डिफरेंस वर्ड बोल दिया जिसको मैं x बोलता हूँ। ये दो वर्ड सीखने हैं मुझे। तो पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस देख के किसी भी वेव का मैं कैसे बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे फिर से दो सोर्सेस हैं, यहाँ पे ये S1 है, ये S2 है, और मेरे सामने एक स्क्रीन रखी है, मेरे सामने एक ये स्क्रीन रखी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट P है। देखो S1 से वेव निकलेगी, पॉइंट P पे पहुंचेगी, S2 से एक वेव निकलेगी, वो भी तो कहीं ना कहीं एक बार पॉइंट P पे पहुंचेगी। क्वेश्चन पूछता है कि पॉइंट P पे जो बैंड बना, पॉइंट P पे जो बैंड बना वो कैसा बैंड है? ब्राइट है या डार्क है? ये क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग को चाहिए होता है S1P का लेंथ और S2P का लेंथ। फिर से बताता हूँ, S1P का लेंथ और S2P का लेंथ चाहिए होता है। ठीक है, और दोनों के लेंथ में से मैं एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखो एक चीज बताता हूँ, S2P क्या है एक्चुअली?
S2P और S1P, ये एक्चुअली पाथ लेंथ है। क्या बोला मैंने? पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, ये दोनों पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ का लेंथ है वो, ठीक है। आप लोग को दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, देखो ना, पाथ डिफरेंस, मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, मुझे चाहिए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जब मैं निकालूंगा ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट करूंगा। तो S2P बड़ा है कि S1P बड़ा है? S2P बड़ा है कि S1P बड़ा है? कौन बड़ा है? S2P बड़ा है। तो S2P माइनस S1P करोगे तो आपको पाथ डिफरेंस मिलेगा। पर ये जो पाथ डिफरेंस का आंसर आया वो देख के मैं कैसे बताऊंगा, वो देख के मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा जो यहाँ पे बैंड बना वो ब्राइट बना कि डार्क बना? क्योंकि सेंटर पे एक चीज याद रखोगे आप, सेंटर पे, हाँ सेंटर पे ये जो बना, ये जो ब्राइट बैंड बन रहा है इसका एक्चुअली स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेक्चर मोस्टली 9:30 तक चलेगा आज, 9:30 तक। सेंट्रल ब्राइट बैंड, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट के बाद ऊपर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, ये डार्क आया, फिर ब्राइट आएगा, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे सिचुएशन चलते रहती है। पर क्वेश्चन ये है अभी कि सेंट्रल ब्राइट से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, सुनो। एग्जाम में पूछता है यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड है, सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितनी ऊपर है ये, मतलब हाइट पूछ लेता है। और वाई एक्सिस में तो वाई बोल देता हूँ, कभी कभी इसको इन लोग ये XN भी बोल देते हैं, दोनों बोलते हैं, दोनों की मीनिंग समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पॉइंट पी पे जो बैंड बना वो डार्क बैंड है कि ब्राइट बैंड है, ये कैसे पता करेंगे? फिर से बताता हूँ, सुनते जाना आप लोग ध्यान से, एक सेकेंड फिर से बताता हूँ। इसके लिए फिर से मुझे एक स्क्रीन चाहिए और मुझे 2 सोर्सेस चाहिए लाइट के। तो मैंने ये सोर्स ऑफ लाइट लिया, सपोज करो ये S1 ले लिया, ये दूसरा ले लिया, ये S1 है, ये S2 है। मैंने अभी भी आप लोगों को इंटरफेरेंस की डेफिनेशन नहीं बताई क्योंकि मैंने अभी और कुछ एक्सप्लेन किया नहीं, थोड़े टाइम में मैं बताऊंगा अगर वहां तक पहुंच पाए हम लोग तो। रुको जरा 1 सेकेंड, 2 मिनट रुक जाते हैं, बाकी सबको भी आ ही जाते हैं। फिर से बताता हूँ मैं, सुनते जाओ। अगर मैंने बोला कि ये S1 जो है ना, ये सोर्स ऑफ लाइट है, S2 भी सोर्स ऑफ लाइट है, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट P दिया होता है, पॉइंट P, और मुझे फाइंड आउट करना है पॉइंट P पे जो वेव बन रही है, मतलब जो बैंड बना वो ब्राइट बना कि डार्क बना, वो पता करना है। ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे मालूम है कि यहाँ से एक वेव जाएगी, यहाँ से एक वेव जाएगी, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने बोला वेव जाएगी, वेव, वेव का मतलब क्या? लाइट इज अ वेव ना, तो वेव तो ऐसे जाती है ऐसे, और यहाँ से भी तो कुछ वेव जाएगी, वेव जाएगी तभी तो यहाँ पे या तो क्रेस्ट क्रेस्ट बनाएगी या तो ट्रो ट्रो बनाएगी, या फिर क्रेस्ट और ट्रो बनाएगी पहले वाले का दूसरे वाले का, या फिर दूसरे वाले का ट्रो बनाएगी पहले वाले का क्रेस्ट बनाएगी। अगर ये 2 सिचुएशन हुई तो ब्राइट हो जाएगा, ये 2 सिचुएशन हो गई तो डार्क हो जाएगा। बराबर बोला ना मैंने, ये तो सिचुएशन होगी। पर अभी सुनो, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अभी सुनो, अभी मुझे चाहिए पाथ डिफरेंस, मुझे चाहिए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मैंने बोला कि अभी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करूं, मतलब S2P माइनस S1P करना है। मैंने अज्यूम कर लिया कि S2P अपना 9 लैम्डा है, 9 लैम्डा, हाँ 9 लैम्डा का मतलब होता है कि 9 वेव जाके पॉइंट P पे पहुंची है, और S1P की वैल्यू बोल रहा हूं मैं 7 लैम्डा, S1P की वैल्यू है 7 लैम्डा, मतलब 7 वेव जाके वहां पे पहुंच चुकी है। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, 9 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, कितना आंसर आया पाथ डिफरेंस का? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। अभी खाली क्या करना होगा मुझे, थोड़ा सोचो, हाँ मैं 2 लैम्डा को वैसे ही रख रहा हूँ अभी के लिए। सेम सिनेरियो लूंगा मैं आप लोग के सामने, सेम सिनेरियो, हाँ मैं खाली वैल्यूज को चेंज करूंगा, सेम सिनेरियो लेने वाला हूं मैं, वैल्यूज को चेंज करूंगा। मतलब मुझे एक स्क्रीन चाहिए, मुझे 2 सोर्सेस ऑफ लाइट चाहिए, एक S1 चाहिए, S2 चाहिए, S1 चाहिए और एक S2 चाहिए। S1 से पॉइंट P तक एक रे बनाऊंगा, यहाँ से भी एक रे बनाया, ये जो पॉइंट है P है, मुझे बताना है पॉइंट P डार्क है कि ब्राइट है। फिर इसके बाद मुझे मालूम है S1 से अगर जाएगी लाइट तो एज अ वेव जाएगी, ये भी तो एक वेव ही की तरह जाएगी। पर इस बार मैंने क्या किया,
अगर मैंने इसको 9 लैम्डा लिया, इस बार मैं बोलता हूँ 7 लैम्डा नहीं है, ये तो 7.5 लैम्डा है। अब निकालो यहां से पाथ डिफरेंस। चलो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना दिख रहा है? S2P माइनस S1P, ये सबको दिख रहा है। 7.5 तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 9 लैम्डा माइनस 7.5 लैम्डा, कितना आंसर आएगा? 1.5 लैम्डा। अरे पहचानना है मुझे कौन सा डार्क है कौन सा ब्राइट है। पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। और जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, ये जो नीचे वाला 2 है वो लैम्डा के साथ लिखा करो हमेशा। यहाँ पे भी जो नीचे 2 है वो लैम्डा के साथ लिखा करो। इससे क्या फायदा है, आप सुनते जाओ। ये 2 2 जा कितना हो गया? 4 लैम्डा बाय 2। यहाँ पे 1.3 इंटू 2 करोगे तो कितना हो गया? 3 इंटू लैम्डा बाय 2। इस केस में लैम्डा बाय 2 का कोएफिशिएंट कैसा है? इवन है। और इस केस में लैम्डा बाय 2 का कोएफिशिएंट कैसा है? ऑड है। जब आप लोग पाथ डिफरेंस निकालते हो और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल निकल गया, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल निकल गया, उस टाइम पे जो पॉइंट P होगा वो कैसा पॉइंट होगा? ब्राइट पॉइंट होगा। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा जो पॉइंट है वो डार्क है कि ब्राइट है, तो खाली मैं क्या देखूंगा, उसको सॉल्व कर लूंगा लैम्डा के टर्म्स में। सॉल्व करके देखूंगा कि लैम्डा बाय 2 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। ऑड आ गया तो ये पॉइंट पे कैसा दिखाई देगा हम लोगों को? डार्क पॉइंट दिखाई देगा। बोलो क्या इतना समझ में आया मुझे? सर अगर डेसिमल में होगा तो? डेसिमल भी होगा तो आपको यूनिट प्लेस देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1.8 आया होता, मैंने कुछ आंसर निकाला और आंसर 1.8 आ रहा है। 8 कैसा नंबर है? इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन नंबर मतलब राइट। ब्राइट पॉइंट। अगर 1.7 आता तो ऑड और डार्क। डार्क। पर 1.257 आता, अब क्या करते हैं? यूनिट प्लेस देखना है सर। तो ऐसे टाइम पे 7 ही देखो ना, 7 ही है ना लास्ट, यूनिट प्लेस तो वही है, तो फिर से डार्क होता है। बोले सबको समझ में आया? एक और क्वेश्चन दूं? हाँ। देखो अभी मैं 2 सिनेरियो फिर से दे रहा हूँ, ये आप लोग करके दिखाओगे। यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, मेरे पास 2 सोर्सेस ऑफ लाइट है। इस बार ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, S1 S2। यहाँ पे भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, S1 S2। इसके बाद दोनों पॉइंट P पे जाना चाहते हैं। एग्जाम में यही पूछ रहा है, पॉइंट P पे बताओ कि पॉइंट P डार्क है कि ब्राइट है। पॉइंट P डार्क है कि ब्राइट है, यही पूछ रहे हैं वो लोग। पॉइंट P डार्क है या ब्राइट है। और इस बार इन लोगों ने वैल्यू क्या देके रखी है, और इस बार ये लोगों ने वैल्यू क्या देके रखी है देखते हैं। ये लोगों ने बोला इस बार ये 17 लैम्डा है और ये 19.5 लैम्डा है। जे वाला वैल्यू 23 लैम्डा है और ये 21 लैम्डा है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, फाइंड क्या बोल सकते हैं इसको, क्या क्या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर? फाइंड द इल्यूमिनेशन ऑफ पॉइंट P। इसको बोलते हैं फाइंड द इल्यूमिनेशन ऑफ पॉइंट P। इल्यूमिनेशन का क्या मतलब होता है? फाइंड द इल्यूमिनेशन एट P। एट P तो बोलने का मतलब यह है, वो पूछ रहा है आपसे कि पॉइंट P क्या कैसा इल्यूमिनेशन है, मतलब लाइट के बारे में पूछ रहा है वो, कि पॉइंट P डार्क है कि ब्राइट है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, पॉइंट P डार्क है कि ब्राइट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या लग रहा है आपको पहली सिचुएशन में क्या है, डार्क है कि ब्राइट है? डार्क है। पहले में डार्क है। सबको डार्क आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है कब डार्क होगा कब ब्राइट होगा?
नहीं नहीं नहीं, ब्राइट है, ब्राइट फर्स्ट वाला। 2.5 ऑड नंबर है ना सर, 0.5 इसके लिए 0.5 इंटू 2 करना है ना, 0.5 इंटू 2 करना है। इवन आएगा तो ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट। अच्छा पहला वाला कैसा होगा, इवन होगा, कैसा होगा, इवन होगा। पहला वाला होगा ब्राइट, दूसरा वाला होगा डार्क। बोलो सबको समझा, पहला वाला सबको समझा, बाकी लोग को करके दिखाओ। देखो पाथ डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बोला था, H2P माइनस S1P ना, H2P माइनस S1P। H2P कितना दिख रहा है, 19.5 लैम्डा, और ये कितना दिख रहा है, 17 लैम्डा। कितना आंसर आएगा, 2.5 लैम्डा। पर यहाँ पे भी 2 से एडजस्टमेंट करते हैं, तो 2.5 का मल्टीप्लाई करूंगा जब 2 से, तो आएगा आंसर 5, और ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 का कोएफिशिएंट कैसा है, ऑड है कि इवन है, पॉइंट पे क्या है, डार्क है कि ब्राइट है, डार्क पॉइंट। सर पॉइंट में 0 आएगा ना फिर बाद में, तो क्या पॉइंट में बाद में 0 आएगा ना, तो यूनिट बोलने का मतलब है 5.0 लिखो ऐसा, हम लोग 0 को नहीं गिनते। ठीक 0 नहीं गिनेंगे हम लोग। ऑड और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, 0 2 4 6 8 ये होने चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए 1 3 5 7 9। 5 कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर के टेबल में आता है मेरे भाई, ये इवन नंबर के टेबल में आता है। जिस जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कृपया करके अपने मुंह को खोले और मुझसे पूछे, मुझे बहुत अच्छे से आता है ये। तुम सर लोग सिर्फ रावण 0.5 को कंसीडर करना चाहिए था सर। नहीं मेरे भाई, सिर्फ 0.5 को क्यों कंसिडर करूं, अब 0.5 को भी कंसिडर किया, अगर मैंने 0.5 का डबल करूंगा तो मैं क्या 1 हो जाएगा ना, 0.5 का डबल मतलब हाफ ना, हाफ का डबल किया तो 1 हो गया। 1 कैसा नंबर है, ऑड है या इवन है, ऑड है। हाँ, ऑड है। यहाँ पे ऑड नंबर मतलब क्या, डार्क या ब्राइट, डार्क, और सेकंड वाला ब्राइट। सेकेंड वाला ब्राइट है। बोलो सेकेंड वाला सबको समझा। सेकेंड वाले में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखो ना यार तुम लोग, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 23 लैम्डा माइनस 21 लैम्डा, आंसर आएगा 2 लैम्डा। अब 2 से मल्टीप्लाई करके एडजस्टमेंट करो, तो ये जो लैम्डा है उसके साथ 2 लिख लो, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2, और 2 से कितना हो जाएगा 4, तो पाथ डिफरेंस आया 4। 4 कैसा नंबर है सर जी, 4 कैसा नंबर है, अरे 4 इवन नंबर है, कुछ तो बोला करो तुम लोग। कुछ खाए पिए नहीं हो क्या, मुझे नींद आ रही थी पर मेरी नींद उड़ गई, पर तुम लोग का पता नहीं क्या है। इवन नंबर है तो पॉइंट पे आएगी डार्क, पॉइंट है कि ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है मेरे भाई, ब्राइट है, ब्राइट पॉइंट है ये। कैसा पॉइंट है, ब्राइट पॉइंट। बोलो क्या इतना तुम लोग को समझ में आया, कब ब्राइट होता है कब डार्क होता है, बता पाओगे तुम लोग, हाँ बता सर। पाओगे, सबको क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, यस सर। एनर्जी बची है ना तुम लोगों में, बढ़ू ना आगे। हाँ सर। वेरी गुड। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते बोर्ड्स में, ठीक है, ये एकदम नल्ले टाइप का क्वेश्चन था, ये खाली समझाने के लिए था, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है ये। एग्जाम में मुझे चाहिए एक जनरल फॉर्मूला, अपने को चाहिए एक फॉर्मूला, तो अब जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अब मुझे पता नहीं पेज नंबर क्या है, 5 या 6 है क्या है, शायद से पेज नंबर 6 होना चाहिए, और ये वाला पेज नंबर अपना शायद से 7 होना चाहिए। अब मैं जो एग्जाम में आएगा वो समझा रहा हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देना, मिस मत करना ये चीज, ठीक है। अब एग्जाम में क्या आएगा उसको समझने के लिए मैंने क्या किया, उसको समझने के लिए मैंने क्या किया, सुनना तुम लोग। मैंने 2 सोर्सेस ऑफ लाइट लिया एक्चुअली, फिर से मतलब यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लिया S1, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लिया S1। अब थोड़ा देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक वेव बना लेंगे, यहाँ पे एक वेव बना लेंगे, और ये अपनी स्क्रीन ही हो गई सीधा, तो स्क्रीन बना लूंगा इसको, तो थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा अपने को, तो मुझे बताना है कि ये स्क्रीन है। ओहो तो हिल गया जगह से, ये स्क्रीन है अपना, ठीक है, हाँ ये अपना स्क्रीन है। अब थोड़ा देखो यहाँ पे ध्यान से, मतलब एक और लाइन चाहिए हम लोगों को, बहुत बड़ा हो गया,
ये चाहिए अपने को, ये देखो अभी जा रहे हो आप? एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके सॉरी, वापस से आते हैं, सुनो। ओके सुनो अभी ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनते जाना। यहाँ पे एक S1 लिया, यहाँ पे मैंने एक S2 ले लिया, S2 का नाम पूरा नहीं लिखा मैंने, S2 ले लिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे वेव बना रहा हूँ, सुनो। एक वेव, दो वेव, तीन वेव, यहाँ पे वेव बना रहा हूँ। एक वेव, दो वेव, तीन वेव। देखो इंटरफेरेंस के लिए ना कुछ कंडीशंस है, मतलब इंटरफेरेंस चाहिए तो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड तुम लोग खरीदते हो ना, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि जो भी पैसे तुम लोग डाल रहे हो अपने रिस्क पे डालना, अगर पैसा डूब गया तो हमारा कुछ नहीं है, वो वगैरह वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कहीं कोई गाड़ी लेते हो, गाड़ी खरीदते हो तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। कुछ भी खरीदो, इवन फोन खरीदते हो तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तुम्हारे हाथ से गिरा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ अगर उस फोन के अंदर कोई भी डिफेक्ट हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस है। यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। इंटरफेरेंस देखना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जो मेरी वेव होनी चाहिए ना, सस्टेन वेव होनी चाहिए, सस्टेन्ड वेव होनी चाहिए मेरी, ठीक है। ये एक चीज याद रखो, सस्टेन मतलब ये ऐसी वेव दिखी ना तो इनफाइनाइट टाइम तक ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसा। बीच में कहीं ऐसा हो गई, अगर ये ऐसे कुछ हो गई तो ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ये सस्टेन्ड वेव नहीं है, ये इधर तक सस्टेन थी, इसके बाद इसको दौरे आने लगे। ये दौरे वाली वेव नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे चाहिए सस्टेन्ड वेव। याद रखना कंटिन्यूअस वेव चाहिए मुझे, कंटिन्यूअस एंड सस्टेन्ड वेव। कंटिन्यूअस मतलब वो चलती जाए इंफिनिटी टाइम तक, और सस्टेन मतलब बीच में उसका एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये एक छोटी सी कंडीशन है, इसको याद रखना। दूसरी बात, सबका वेवलेंथ बराबर होना चाहिए, मैंने बताया थोड़ा टाइम पहले। सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और सबके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब फेज डिफरेंस का मतलब थोड़ा समझो। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, और कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया सर? देखो ये वेव 0 से चालू कर रही है, ये वेव 0 से चालू कर रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 0 0 माइनस 0 कितना होता है? 0। यहाँ पे खत्म होकर इसका ये 2 पाई एंगल हुआ, और यहाँ पे खत्म होकर इसका भी तो 2 पाई एंगल हुआ। 2 पाई माइनस 2 पाई फिर से कितना आया? 0। ये 2 पाई और यहाँ पे हो जाता है ये 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई, तो यहाँ पे भी तो इसका 4 पाई ही होगा ना। 4 पाई माइनस 4 पाई 0। यहाँ पे हो जाएगा ये 6 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6 पाई। 6 पाई माइनस 6 पाई 0। स्टार्ट में भी 0, इधर भी 0 0 0। इनफाइनाइट टाइम तक ये दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 ही होगा, मतलब फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये सब कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके ये इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, वरना इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। दूसरी और चीज क्या बताया मैंने कि S1 और S2 डिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे पे। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों के वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब सुनो, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब है सेम कलर एंड सेम सोर्स ऑफ लाइट। सेम सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों लाइट S1 और S2 एक ही सोर्स से निकलने चाहिए, दो सोर्स नहीं होने चाहिए। सोर्स को कैसे डिवाइड करते हैं मैं बाद में बता दूंगा, अभी तुम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं, मतलब डायग्रामेटिकली भी समझ जाओगे तुम लोग। एक तो बता दिया पिन होल की हेल्प से करते हैं हम लोग, दूसरा एक और मेथड है उसको रिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। अभी फिलहाल वापस से टॉपिक पे आते हैं। मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, ध्यान से सुनना, पाथ डिफरेंस मुझे निकालना है, पाथ डिफरेंस। और एक्चुअली ना यहाँ पे स्क्रीन पे तुम लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, थोड़ा सोच के देखो, पहले थोड़ा इमेजिन करते हो, उसके बाद में थोड़ा बताता हूँ। सुनो, ये क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बड़ा क्रेस्ट बनाऊं, चलेगा क्या? सोचो,
क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ रहा है, देखो ना, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ रहा है तो एक बड़ा क्रेस्ट आएगा। ट्रो के नीचे एक ट्रो आ रहा है तो एक बड़ा ट्रो आएगा। क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ रहा है तो बड़ा क्रेस्ट आएगा। ट्रो के नीचे ट्रो आ रहा है तो बड़ा ट्रो आएगा। इसका मतलब है कैसे बड़ी वेव बनेगी कि नहीं बनेगी? सोचो सोचो, बराबर बोलो। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फिर ऐसे एक वेव। लो भाई, एक बड़ी वेव तो बनेगी यहाँ पे, ये सस्टेन वेव बनेगी। हाँ, अभी मेरे से बन नहीं रहा इधर ये पैड पे, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलो, ऐसी एक वेव बनेगी, इतना बस याद रखो, ठीक है? ये ऐसी वेव बनेगी। पर मुझे एक्चुअली किस चीज से लेना देना है इस वेव को? मुझे लेना देना है पाथ डिफरेंस से। किससे लेना देना है? पाथ डिफरेंस से लेना देना है भाई, पाथ डिफरेंस। मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का पाथ लेंथ कितना है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ए से लेके डी तक का लेंथ कितना है लैम्डा के टर्म्स में? एक ए से लेके डी तक का लेंथ कितना है लैम्डा के टर्म्स में? बताओ। 3 लैम्बडा ना? 3 लैम्डा है, ये है 3 लैम्डा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये वाला है Q, ये वाला है R और ये वाला है S, PQRS। और P से लेके S तक का पाथ लेंथ कितना दिख रहा है? बोलो। सेम, मतलब 3 लैम्डा ना। देखो, एक वेव ये है, एक वेव ये है, दोनों के बीच का अभी फिलहाल के लिए तुम लोगों को अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूं 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो आंसर कितना आएगा? 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। पहला आंसर 0 आया भाई मुझे। बोलो, पहला समझा मैंने पाथ डिफरेंस कैसे निकाला? पाथ लेंथ में से ही तो माइनस करना है ना यार, दोनों की टोटल लेंथ देखना है और मुझे माइनस करना है। सेकंड केस में क्या करेंगे हम लोग? पहली वेव को उड़ा देंगे। सेकंड केस में पहली वेव को उड़ा देंगे। लो भाई, पहली वेव को उड़ा दिया मैंने। अब देखो, ऊपर वाले का पाथ लेंथ कितना दिख रहा है? ऊपर वाले का पाथ लेंथ कितना नजर आ रहा है? 2 लैम्डा। नीचे वाले का पाथ लेंथ अभी भी 3 लैम्डा। दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ? बोलो, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा हो गया। वेरी गुड। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? बोलो ओम भट्ट स्वाहा, बोलो ओम भट्ट स्वाहा। सबको समझा? आगे बढ़ू मैं? मैंने एक और वेव गायब की भाई यहाँ से। मतलब एक्चुअली मैं अपने सोर्स ऑफ लाइट को मैंने अपने सोर्स ऑफ लाइट को आगे शिफ्ट करते जा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने सोर्स ऑफ लाइट को आगे शिफ्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं अपने सोर्स ऑफ लाइट को आगे शिफ्ट करते जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ, ये जो दिख रहा है तुम लोगों को ऊपर वाला, उसका पाथ लेंथ कितना है? ऊपर वाले का पाथ लेंथ कितना है? सिर्फ लैम्बडा। सिर्फ लैम्डा। और नीचे वाले का पाथ लेंथ कितना है? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा में तो 2 लैम्डा बचेगा। और अगर मुझे गुस्सा आ गया गलती से तो मैंने ये वेव भी हटा दी। मतलब अभी एक्चुअली सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखी है मैंने, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अभी दोनों के बीच में कितना है पाथ लेंथ? पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा। अभी तुम लोग को एक्चुअली ना ये जो सीरीज बन रही है ये तो देख के समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितने का है? लैम्डा। 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है? लैम्डा। 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है? लैम्डा। मतलब इसके बाद 4 लैम्डा आएगा क्या? माइनस में लेके क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस तो लैम्डा ही होना चाहिए, तो इसके बाद तो शायद से 5 लैम्डा आएगा। माइनस में नहीं होगा। मैं तो ये 3 वेव बनाया मैंने, एग्जांपल के तौर पे बनाया ना, तो मैं तो नंबर ऑफ वेव बना सकता हूँ भाई। इसके बाद 6 लैम्डा आएगा, शायद से डॉट 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 करके सीधा n लैम्डा कर दूं, चलेगा क्या? सोचो। सबको समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। अभी एक्चुअली जो पाथ डिफरेंस का मुझे जनरल फॉर्मूला मिला, इसका मतलब पाथ डिफरेंस उसका जनरल फॉर्मूला एक्चुअली मुझे आया n इंटू लैम्डा। पर मैंने बोला कि मुझे लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में चाहिए, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करो n से तो ये हो जाएगा 2n टाइम्स लैम्डा बाय 2। और एक्चुअली 2n ही हमारा क्या है? इवन नंबर है। करके दिखाता हूं मैं, इवन नंबर है।
तो अगर आपका थोड़ा सोच के देखते फिर से, देखो मैं तुम लोग को सिचुएशन फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मेरे पास ये वेव थी तब क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ रहा था, तो यहाँ पे देखो बड़ा क्रेस्ट मिला, मतलब ब्राइट बैंड। जब ट्रो के नीचे ट्रो था तो मुझे वापस एक ट्रो मिला, मतलब फिर से ब्राइट बैंड, बराबर ना। एक बार ब्राइट मिलता है, एक बार डार्क मिलता है, तो बीच में एक बार देखो ये ब्राइट है, ये वाला पॉइंट डार्क हो गया, फिर से ब्राइट हो गया, फिर से डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। दूसरी वेव को भी नजर डाल लो, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट नीचे क्रेस्ट, ट्रो के नीचे ट्रो, मतलब अभी भी ब्राइट नीचे ब्राइट और डार्क नीचे डार्क आएगा। और तीसरी वेव भी अगर मैं बना लूं, क्रेस्ट नीचे क्रेस्ट, मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और ट्रो के नीचे ट्रो, अभी भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, मतलब मुझे अगर ब्राइट बैंड चाहिए तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। पर अगर मैं किसी एक वेव को हटा भी देता हूं, जैसे समझो किस वेव को हटाया, पहले मैंने हटाया इस वेव को, पहली वेव को हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे, मतलब अभी भी क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट ही आ रहा था, ट्रो के नीचे ट्रो ही आ रहा था, अभी भी वही सिचुएशन थी, अभी भी जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन थी, सिचुएशन नहीं बदली, अभी भी क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ रहा है और ट्रो के नीचे ट्रो आ रहा था, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट और ट्रो के नीचे ट्रो आ रहा था। इसका मतलब ये आगे चल के भी बनेगा, क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट ट्रो बनते जाएगा, ठीक है, आगे चल के भी ये बनते जाएगा। मतलब खाली सोर्स को एक डिस्टेंस, मतलब एक लैम्डा आगे बढ़ाने से इतना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी मुझे अगर पाथ रेफरेंस याद करना है कि ब्राइट, और ये ब्राइट की कंडीशन है, क्रेस्ट नीचे क्रेस्ट मतलब ब्राइट ना, तो यहाँ पे ब्राइट बैंड बन रहे भाई, ये ब्राइट बैंड की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है ये? ब्राइट बैंड की कंडीशन। ये है कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड की λ/2 का कोएफिशिएंट इवन नंबर होना चाहिए। और n का देखो, n की शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा सोचो ना, 0 है, यहाँ पे लैम्डा का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे लैम्डा का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब n की शुरुआत हुई है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैं इवन नंबर जो लिखा है ना यहाँ पे 2n, इवन नंबर जो लिखा है मैंने यहाँ पे 2n, n को पहले 0 रखो तो 0 आएगा, n को अब 1 रखो तो 0 इंटू सॉरी n को 1 रखो तो n को 1 रखा, 2 1 जा 2, 2 रखो 2 2 जा 4, 3 रखो 2 3 जा 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, देखो आते जा रहा है, आ रहा है ना इवन नंबर। मतलब ये जो मैंने कंडीशन लिया है ये सेटिस्फाई हो रही है, जो मैंने कंडीशन लिया है वो सेटिस्फाई हो रही है। बोलो समझा इतना? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? मैं अपने आप से बात तो नहीं कर रहा ना? बोलो बोलो। हाँ हाँ सर। तो ये थी, ये जो मैंने तुम लोग को बताया इस पेज पे, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड। क्या बोला मैंने? पेज नंबर नहीं लिखा है मैंने, 7 लिखा है शायद से, तो ये पेज नंबर 8 हो सकता है। ये मैंने लिखा कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड। हाँ, कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट लिखो और ब्राइट बैंड लिखो। ये कंडीशन है ब्राइट बैंड या ब्राइट पॉइंट के लिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी समझाऊंगा मैं, पहले ये समझ लो फिर क्वेश्चन भी समझाऊंगा। ये तो कंडीशन हो गई ब्राइट बैंड की। अब कंडीशन देखते हैं हम लोग डार्क बैंड की। अब कंडीशन देखेंगे हम लोग डार्क बैंड की। रुको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले ही ऊपर, कंडीशन फॉर डार्क बैंड। कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट या डार्क बैंड, डार्क बैंड या फिर पॉइंट, डार्क बैंड या फिर डार्क पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फिर से 2 स्क्रीन लेनी पड़ेगी, मतलब ये लेना पड़ेगा और 3 लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे इक्वल डिस्टेंस में। तो एक ये तो ऑलमोस्ट बनी गई है, और एक लाइन ऐसी भी चाहिए अपने को, ऐसे एक लाइन ऐसे। अभी वेव तो बनानी पड़ेगी मुझे, वेव तो चाहिए। इस बार मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट अगर यहाँ से लिया ना, यहाँ से S1, इस बार मैं अपना S2 ना यहाँ से लूंगा। इसके पीछे कारण है, अभी बताता हूँ सुनो। यहाँ से भी नहीं लूंगा, सॉरी, यहाँ से लूंगा, यहाँ से। मतलब देखो अभी ध्यान से, ऐसा ऐसा ऐसा। इस बार सोर्स यहाँ से लिया ना, तो वेव तो यहाँ से बनेगी भाई, ऐसा ऐसा।
ऐसे इसीलिए लिया मैंने, ये मैंने इसीलिए जुगाड़ किया ताकि क्रेस्ट के नीचे ट्रू आए, ताकि क्रेस्ट के नीचे ट्रू आए। अब क्रेस्ट के नीचे ट्रू आने से क्या होगा, क्रेस्ट के नीचे ट्रू आने से, क्रेस्ट के नीचे ट्रू आने से यहाँ पे लाइट ही नहीं मिलेगी। देखो क्रेस्ट के नीचे ट्रू आया, फिर से डार्क बैंड, ट्रू के नीचे क्रेस्ट आया, डार्क बैंड, क्रेस्ट के नीचे ट्रू आया, डार्क बैंड, और ट्रू के नीचे क्रेस्ट आया, डार्क बैंड। तो यहाँ पे वेव ही नहीं बन रही, इसलिए कंडीशन फॉर डार्क बैंड। डार्क बैंड कैसे सर? अरे यार एक वेव होनी चाहिए तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड तो होना चाहिए ना। एम्पलीट्यूड ही तो क्या होता है, सुनो याद करो जरा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये तो बताया था ना। एम्पलीट्यूड ही नहीं होगा तो इंटेंसिटी कहाँ से होगी? तो एम्पलीट्यूड तो चाहिए वेव का, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ही नहीं मिल रहा। एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या, यहाँ पे डार्क बैंड बन रहा है। अभी मुझे सबसे पहले फटाफट फटाफट बता दो तुम लोग को ऊपर का भी तुम लोग को पाथ लेंथ कितना दिखता है, ऊपर वाले का पाथ लेंथ कितना दिखता है, चलो बताओ। कितना दिखता है? 3 लैम्डा दिखता है। नीचे वाले का पाथ लेंथ कितना है? 2.5 लैम्डा लिखूं चलेगा, या फिर थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो इसको मैं 5/2 लैम्डा लिख लेता हूँ। बोलो क्या समझा ये? 2.5 लिखो या 5/2 लिखो, बात तो वही है ना यार। पाथ डिफरेंस चाहिए मुझे, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं? तो पहले 3 लैम्डा में से 5/2 लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 3 में से 2.5 को सब्ट्रैक्ट करो। 3 में से 2.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 आएगा। 0.5 मतलब सिर्फ λ/2 आएगा, सिर्फ λ/2 आएगा। माइनस करेंगे ना, मतलब माइनस करते जाना है बस। अब यहाँ पे ना मैं साथ साथ में ना फेज डिफरेंस भी निकाल रहा हूँ। फेज डिफरेंस भी बहुत जरूरी है यार, फेज डिफरेंस भी बहुत जरूरी है। फेज डिफरेंस भी साथ में निकाल लेंगे। फेज डिफरेंस, फेज मतलब एंगल। 3 लैम्डा के लिए एंगल कितना होगा? एक वेव कितना एंगल बनाती है यहाँ पे? 2 पाई। 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितना हो गया? 6 पाई ना। हेलो सर, बोलो बोलो बोलो। ये S2 वाले को हम लोग S1 से माइनस करेंगे ना, मतलब 5/2 को हम लोग 3 से माइनस करेंगे। देखो बिगर में ऑर्डर कर लो, जरूरी नहीं है कि मतलब सोच के, सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक सोर्स लिया, यहाँ पे एक सोर्स लिया, और यहाँ पे स्क्रीन ले ली, ठीक है। ये एक लिया और ये एक पॉइंट लिया। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं इसको S1 ले लूँ, इसको S2 ले लेता हूँ, इसको S1 ले लेता हूँ ना। क्या बोलते हो, बोलो। पर आपने उधर पे S1 लिखा है ना, इसलिए एक मतलब मैं ठीक है समझाने के लिए समझा रहा हूँ, नेगेटिव तो नहीं आएगा इतना तो कंफर्म है। वेवलेंथ कैसे नेगेटिव आएगा? हमेशा बिगर में से स्मॉलर को करना है ना, इसीलिए। ठीक है। अभी पाथ डिफरेंस यहाँ पे पहले λ/2 आ गया। देखो पहली वाली वेव के लिए टोटल 3 लैम्डा के लिए 6 पाई एंगल होता है, तो 5/2 लैम्डा के लिए कितना होगा? देखो एक प्रोटेक्टर मतलब पाई ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। बोलो समझा क्या बोला मैंने? एक प्रोटेक्टर का क्या मतलब होता है? पाई। तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो टोटल कितना पाई है यहाँ पे? 5 पाई। एंगल को माइनस करो, 6 पाई माइनस पाई कितना आएगा? 1 पाई, मतलब सिर्फ पाई। इसके बाद क्या करूं सर? इसके बाद एक वेव को उड़ा दो, इसके बाद एक वेव को उड़ा दो। एक वेव को उड़ा देते हैं भाई। कहाँ से उड़ाए? ऊपर की नीचे? नीचे से उड़ा दो। नीचे से एक वेव को, ओहो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक वेव को उड़ाना था। तो एक वेव को उड़ाएंगे तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मुझे बताओगे कि तुम लोग ये जो पाथ, ये जो ऊपर वाला लैम्डा है वो कितना बन गया है? ये 3/2 लैम्डा नहीं हो गया है? सोचो। हाँ हाँ, और 3 लैम्डा में से 3/2 लैम्डा निकालना है, मतलब 3 लैम्डा में से 1.5 लैम्डा निकालना है। कितना आएगा? 1.5 लैम्डा, और 1.5 लैम्डा का मतलब है 3/2 लैम्डा। यहाँ पे आ जाएगा 3/2 लैम्डा, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 3 λ/2। अच्छा एंगल का क्या हाल हुआ? एंगल ये 3 पाई नहीं हो गया? कितने पाए हैं? 1 2 3, 3 पाए हो गए ना। 6 पाई में से 3 पाई को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3 पाई। अभी एक और वेव गायब करनी पड़ेगी सर जी। इसको भी गायब कर दो, इसको भी गायब कर दो, पर ये तो पूरी गायब हो गई। चलो भाई इसको भी कर लेते, रुको एक सेकेंड, ऐसे। अब मुझे बताओ ये कितना बचा है वेव? वेवलेंथ कितना है नीचे वाली का? वेवलेंथ कितना है? हाफ लैम्डा। अब अगर मैं 3 लैम्डा में से 0.5 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करूंगा
तो 2.5 लैम्डा आएगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5.2 लैम्डा। तो 5.2 लैम्डा मतलब यहाँ पे लिख लो 5 टाइम्स लैम्डा बाय 2। यहाँ पे सोचो ना, पाई है 3 पाई है, तो फाइनली 5 पाई आएगा। बोलो तुम लोग क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? हाँ सर, इधर से 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो एंगल तो 2 पाई से बढ़ता है, और ये कितने से बढ़ रहा है? उधर भी देखो 2 से बढ़ रहा है वो। मतलब पहले देखो लैम्डा बाय 2 का कोएफिशिएंट कितना था? 1, इस बार 3, इस बार 5, इस बार क्या हो जाएगा नेक्स्ट? 7। और फिर नेक्स्ट आएगा 7 लैम्डा बाय 2। पर मुझे तो जनरल फॉर्मूले तक जाना है ना सर, क्या लिखूं? जनरल फॉर्मूला 2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, खुशी की बात है। एक लिख सकता हूँ 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाय 2, और एक लिख सकता हूँ 2n+1 टाइम्स लैम्डा बाय 2। सिर्फ फर्क n का होता है, मतलब इसमें आप 2n-1 के टाइम पे आप n को 0 से नहीं चालू करोगे, n को 1 से चालू करोगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसमें आप n को 0 से चालू कर सकते हो, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें 0 इसे नहीं पुट किया, सोचो ना, यहाँ 0 पुट करूंगा तो माइनस लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, इसलिए 0 से चालू नहीं किया। तो जनरल फॉर्मूला एक्चुअली इसका क्या आया? पाथ डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या आया? पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या आया? मैं माइनस वाला ले लेता हूँ, माइनस वाला थोड़ा बेटर है शायद से। 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाय 2, ठीक है। और n कहाँ से चालू हो रहा है? 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये जो 2n-1 है, ये ऑड नंबर आएगा हमेशा। कैसा नंबर आएगा? ऑड। चेक करके दिखाता हूँ, देखो 2n-1 है ना, एक बार n को 1 रखो, 1, तो 1 2 2, 2 -1 1, फिर इसके बाद 2 रखो, 2, n इज इक्वल टू 2, 2 2 4, 4 -1 3, इस बार 3 रखो, 3 2 6, 6 -1 5। तो देखो 1 3 5 कैसे नंबर है? ऑड नंबर आ रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे पाई आया, 3 पाई आया, 5 पाई आया, नेक्स्ट शायद से 7 पाई आएगा। तो डॉट 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 करके क्या लिखूं बताओ? 2n-1 टाइम्स पाई लिख लो, या फिर और 2n+1 टाइम्स पाई लिख लो। बस कंडीशन क्या है? इसका n कहाँ से चालू होगा? 1 से, और इसका n कहाँ से चालू होगा? 0 से। बोले ये बात समझ में आई? पाथ डिफरेंस डार्क बैंड के लिए क्या फॉर्मूला है जनरल, और पाथ डिफरेंस का पीछे क्या फॉर्मूला था? अब पीछे मैंने वैसे पाथ डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस नहीं निकाला, फेज डिफरेंस नहीं निकाला। तो फेज डिफरेंस के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, अभी के लिए याद कर लो तुम लोग, ऑलमोस्ट 9:30 बजने आ गए। तो फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। फेज डिफरेंस सिर्फ ऑब्जर्व करोगे तो भी आंसर आ जाता है। देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है, 1 3 5 7। यहाँ पे एक्चुअली कैसा होगा? पाई का मल्टीप्लाई है 0, फिर इसके बाद आएगा पाई, सॉरी 0 आएगा, फिर आएगा 2 पाई, फिर आएगा 4 पाई, फिर आएगा 8 पाई, फिर आएगा 10 पाई, 10 पाई, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आएगा 2n पाई, यहाँ पे 2n पाई। तो 2n अपना यहाँ पे इवन नंबर है, और वहाँ पे 2n-1 क्या था? ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर डार्क बैंड में यूज होगा, और इवन नंबर ब्राइट बैंड में यूज होगा। ये छोटी सी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब यंग्स, ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, जो भी इंटरफेरेंस का था, ये यंग्स, थॉमस यंग साइंटिस्ट है, उसने किया था। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं?